हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने चैप्टर एस ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। हम देखा था कि फ्लेम टेस्ट जो होता है वो कैसे मेटल्स देती हैं, कौन कौन से कलर्स ये फ्लेम को प्रोवाइड करवाती हैं। उसके अलावा हम लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब कंपेयर किए थे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। आज हम इनकी एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सिंस ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये खुद आसानी से ही ऑक्सीडाइज हो जाती है, और सिंस ये खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकती है, इसलिए ये सामने वाले सब्सटेंस को क्या कर सकती है, रिड्यूस। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों ही क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो है ऑर्डर। एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग एजेंट का अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर क्या है और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ऑर्डर क्या है, तो और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ले सकते हो, बीइंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, these metals can easily get oxidized and therefore can act as better reducing agents। ठीक, तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कंपेयर करते हैं सबसे पहले हम एल्कली मेटल्स का, फिर हम बात कर लेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो देखो एल्कली मेटल्स में अगर मैं देखूं, देखो हम यहां पर बात करें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इन एक्वस सोल्यूशन। ये एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो होना क्या है, जो भी आपके एल्कली मेटल है एम, इस मेटल एम को एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, लूज करके M प्लस एक्वस बनाना होता है। तो ये आपकी M सॉलिड मेटल है, ये M प्लस एक्वस बनाएगी, साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिलीज करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरी स्पीसी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब सिंपल सी बात है, जिस मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसके सामने वाले को रिड्यूस करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। पर जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये मेटल होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को कंपेयर करना है। बताओ हम इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कौन सी प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी। आपको इन सब के लिए क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पे सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं इनके आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की बात करूं तो देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट होगी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। इसका मतलब सीजियम की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो सीजियम इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उस चीज को आप थोड़ा समझें। यहां पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। देखो मैं इसको एक साइकिल में ब्रेक कर रहा हूं। ये M सॉलिड जब M प्लस एक्वस में बदलेगा तो इस प्रोसेस में क्या क्या होगा, सबसे पहले M सॉलिड किस में चेंज होगा, M गैस। क्योंकि अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद हो तो हम गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो जब M सॉलिड M गैस में बदलेगा तो यहां पर एंथैल्पी काम में आएगी डेल्टा H सब्लिमेशन। आप एक सॉलिड को डायरेक्टली किस में बदल रहे हो, गैस। फिर इस M गैस से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दैट वुड बी M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां पर जो एनर्जी काम में आएगी वो है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो M प्लस गैस बनेगा ये वाटर के साथ हाइड्रेशन शो करेगा, H2O लिक्विड, और यहां जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H हाइड्रेशन। तो इस रिएक्शन के होने की जो टेंडेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी, वो इन तीन एनर्जी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डेल्टा H सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक,
देखो ये दोनों एनर्जीज एब्जॉर्ब होंगी, ये एनर्जी सप्लाई की जानी है, ये एब्जॉर्ब होगी, जबकि हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक, अब इस मेटल का रिड्यूसिंग कैरेक्टर इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम कंसीडर करें तो ये बोल रही है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, मेटल की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए सीजियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हाइड्रेशन एनर्जी। देखो हम लोगों ने सीखा है हाइड्रेशन एनर्जी वो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। तो देखो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। यानी लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे ज्यादा। अब देखो इनमें से जो डोमिनेट करेगा उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। किसी आयन की हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी आसानी से M+ एक्वस में बदल जाएगा, यानी उसकी M+ एक्वस बनाने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इन सब में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। ऑल्दो लिथियम के छोटे साइज की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी को बैलेंस कर लेती है। और इसलिए जो हम सोच रहे हैं कि सीजियम की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, वो नहीं होती है। किसकी होती है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी हाई है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी, लेकिन लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा होती है इसके छोटे साइज की वजह से कि जो आयनाइजेशन एनर्जी वाली प्रॉब्लम है उसको ये काउंटर कर लेता है और काउंटर करके आसानी से M+ एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इनके अंदर जो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा वो होगा लिथियम मेटल का। उसके बाद नॉर्मल आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड फॉलो करता है। फिर क्या होता है ना, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाती है, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर इतना डोमिनेंट नहीं रहता है और फिर सब कुछ डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो इसके बाद अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बात करो तो सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी फिर क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो लिथियम के बाद आएगा सीजियम, फिर आएगा आपका रुबिडियम, फिर आएगा पोटेशियम और सबसे लास्ट में कौन आएगा, सोडियम। तो ये आप ध्यान रखें, ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर एल्कली मेटल्स। तो यहां पे एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज लिथियम, जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिथियम का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे कम होना चाहिए, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा। और उसका रीजन क्या है, उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैं इन पॉइंट्स को आपको लिखवा भी देता हूं, जब तक आप ये कॉपी करना शुरू करो। देखो लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी एंड इट्स हाइड्रेशन एनर्जी, मैं इसको He लिख रहा हूं, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी इज सो हाई सच दैट it compensates for high ionization energy of lithium and the tendency to form M+ aqueous ion is highest for lithium. So it is the strongest reducing agent. ठीक, तो लिथियम अपनी हाई हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्या होता है, इन सारे मेटल्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वेयर एज अगर हम अदर मेटल्स की बात करें, वेयर एज फॉर अदर एल्कली मेटल्स rest for other alkali metals, on moving down the group both ionization energy and hydration energy decreases। ठीक,
तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन दोनों डिक्रीज होती है, ठीक, बट डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज मच मोर and it dominates, and therefore तो जो आपके पास अब ऑर्डर बनता है वो प्योरली किसके ऊपर बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बनेगा। और अब सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आपके पास आएगा रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, और लिथियम तो सबसे आगे होगा ही ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आप याद रखें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एल्कली मेटल्स के रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर, लिथियम होना सबसे पीछे चाहिए था, लेकिन वो सबसे आगे होता है ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। कॉपी करो। फिर बात करते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। वहां सच कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको, वहां आप नॉर्मल तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। सिमिलरली देखो, हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं। देखो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए सिंपल आप आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बात करते हो, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो ऑर्डर बनता है वो नॉर्मल होता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर है, और सिंपल आप यहां पर आयनाइजेशन से बात कर सकते हो, एज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ionization energy decreases and tendency to lose electrons increases। ठीक, यहां पर भी बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत आती है। तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी, इट्स हाइड्रेशन एनर्जी cannot compensate for its high hydration energy। क्योंकि देखो, एल्कली मेटल्स में ना एक तो आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, बी से पहले आप बनाओगे B+ और B+ से क्या बनाओगे B2+। तो पहली बात तो इसका IE1 बहुत हाई होगा, और फिर इसका IE2 भी बहुत हाई होगा। तो इन दोनों को हम कंपनसेट नहीं कर पाते हैं, इसके हाइड्रेशन में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती है कि वो इसके IE1 और IE2 दोनों को बैलेंस आउट कर पाए। इसलिए लिथियम की तरह यहां हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर डोमिनेट नहीं करता है, और ये नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। बेरिलियम से बेरियम मूव करने पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। यानी इनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, बेरियम, और सबसे पुअर कौन होगा, बेरिलियम। तो ये थी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमको एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए कवर करनी थी। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने देखा जिनमें इनमें सिमिलैरिटीज भी होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं। अब हम दोनों ग्रुप्स को अलग अलग पढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो पहले हम बात करेंगे कि एल्कली मेटल्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करती हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उन कंपाउंड का इंपॉर्टेंस क्या है। सेम चीज फिर हम रिपीट करेंगे फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं विद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन विद एयर या रिएक्शन विद एटमॉस्फेयर बोल लो, रादर आप एयर बोल लो या एटमॉस्फेयर बोल लो, एक ही बात है। इसका इंटरेक्शन विद एटमॉस्फेयर। देखो, एल्कली मेटल्स क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सिंस ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो अगर आप इनको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो ये फ्री स्टेट में कभी भी नहीं रह सकते। ये क्या होंगे, कंबाइन होते हैं। ठीक, कैसे कंबाइन होते हैं वो देखते हैं।
पहली बात तो ये कि बीइंग हाईली रिएक्टिव, दे डू नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट। ठीक, फ्री स्टेट में तो आपको मिलेंगे ही नहीं। अगर आपने इनको एयर में खुला रख दिया, ऑन एक्सपोजिंग टू एयर, these metals easily get tarnished। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, इनकी टार्निशिंग हो जाती है, इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है। ठीक, गेट टार्निश्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड। तो इनके सरफेस पर क्या होता है, ऑक्साइड की एक फिल्म बन जाती है, जिससे इनकी अपीयरेंस जो होती है ना वो डल हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग टार्निशिंग बोलते हैं। होता क्या है, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, तो सोडियम एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले बनाता है Na2। ठीक, अब ये जो Na2 है, अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है वापस से, तो ये मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके फर्दर क्या बनाता है, NaOH। और अगर फर्दर यहां पर एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसमें CO2 प्रेजेंट होगी, तो उस एयर की CO2 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Na2CO3। इस तरह से क्या होते हैं, ये मेटल्स एयर के साथ रिएक्ट करते हैं और अपनी सरफेस के ऊपर अलग अलग कंपाउंड्स फॉर्म करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी सरफेस के अपीयरेंस डल हो जाती है, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, रिएक्टिव होने की वजह से इनको अगर आप एयर में खुला रखोगे तो ये इस तरह से रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से दैट इज वाई दीज मेटल्स आर केप्ट immersed in organic solvents। लाइक केरोसिन। तो केरोसिन जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर आप इनको क्या करते हो, इमर्स करके रखते हो। ये जो रिएक्शन है ऑक्साइड फॉर्मेशन वाली, ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, और सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम एल्कली मेटल्स को हमेशा क्या करते हैं, केरोसिन सॉरी, या किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनको डुबोकर रखते हैं, इमर्स करके रखते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा बचपन से ही कि सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, लेकिन लिथियम को नहीं रख सकते। एक और छोटी सी चीज, लिथियम इज केप्ट wrapped in पैराफिन वैक्स। लिथियम को हम केरोसिन में डुबो के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि लिथियम की डेंसिटी बहुत लो होती है। लो डेंसिटी होने की वजह से फ्लोट करके केरोसिन के सरफेस पर आ जाता है और फिर से फायर कैच कर सकता है। एक बार लिथियम ने फायर कैच कर लिया तो केरोसिन तो खुद इन्फ्लेमेबल है, वो भी क्या कर लेगा, फायर कैच कर लेगा और एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, लिथियम को हम पैराफिन वैक्स में रैप करके रखते हैं ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। इट विल फ्लोट ओवर केरोसिन। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे मेटल्स की डेंसिटी सफिशिएंट होती है और वो केरोसिन के अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बाकी मेटल्स को हम केरोसिन या किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इमर्स करके रखते हैं, लेकिन लिथियम को हम पैराफिन वैक्स के अंदर रैप करके रखते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। तो पहली सिंपल सी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एयर। ध्यान रखना, रिएक्शन विद एयर है, ऑक्सीजन नहीं है। वही अपना अगला टॉपिक है सेकेंड। एयर से तो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं इसकी सेकेंड रिएक्शंस में। फिर देखो सेकेंड इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि सारे एल्कली मेटल सेम तरह के कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते हैं। देखो, lithium reacts
with oxygen to form monoxides। यानी लिथियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कुछ ऐसी रिएक्शन होती है और बनता है Li2। तो लिथियम तो अपना नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, इसको आप मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हो। वहीं पे अगर आप बात करो सोडियम की, तो सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म परऑक्साइड। ये जनरली ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है। और रिएक्शन कुछ ऐसी होती है 2Na+O2 क्या बनाएगा, Na2O2। और फर्दर थर्ड जो आपके पास है दैट इज बच गए कौन कौन आपके पास, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक, सीजियम। दीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। ये क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इनकी रिएक्शन कैसे, पोटेशियम है, पोटेशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके KO2 टाइप का सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये सब के सब आयनिक ऑक्साइड्स हैं। यहां पर Li+ और O2- है, नॉर्मल ऑक्साइड है। यहां पर सोडियम Na+ और ऑक्सीजन O2 2- यानी परऑक्साइड आयन की फॉर्म में रहता है, जो हम लोग रेडॉक्स चैप्टर के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं कि परऑक्साइड आयन क्या होता है। सिमिलरली यहां पर K+ और ये रहता है O2- की फॉर्म में। जो O2- आयन है इसी को हम सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं। तो इन सबकी रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अलग अलग प्रेफर्ड ऑक्साइड्स बनाते हैं। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाना प्रेफर करता है, सोडियम परऑक्साइड बनाना प्रेफर करता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये आप इस चीज का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन कैसे कैसे ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहा है। तो तीनों सेम टाइप के ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। फर्दर तीनों के तीनों ऑक्साइड्स आयनिक है। यहां पर सारे अल्कली मेटल्स की स्टेट +1 है, लेकिन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। यहां पर ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता है। ठीक, अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड में तो कितना आएगा, -2। यहां हमने पढ़ा हुआ है, बताओ परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -1, जबकि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -½ आता है। छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ये नॉर्मल ऑक्साइड सारे फॉर्म नहीं करते हैं। लिथियम की नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी ज्यादा है, सोडियम की परऑक्साइड फॉर्म करने की, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की सुपर ऑक्साइड फॉर्म करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। फिर देखो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के बाद हम इनकी रिएक्शन करते हैं डिस्कस विद हाइड्रोजन। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो कुछ भी नहीं होता है, ये मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके डायरेक्ट उनके हाइड्राइड्स फॉर्म करती हैं। ठीक, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड बात नंबर 1, एंड दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। तो इनमें से कोई सी भी मेटल हो, M हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये MH टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो रिएक्शन को आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, H2 गैस विल गिव MH सॉलिड टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक, हाइड्राइड्स कौन कौन से हो गए, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और आपका सीजियम हाइड्राइड। तो बात नंबर 1 कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये सब के सब क्या करते हैं, इस तरह के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। और इन हाइड्राइड्स को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ तो ये वापस से हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो दीज हाइड्राइड्स react with water to release hydrogen gas along with formation of alkali solution। ठीक, तो छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, बस आप देखते जाओ। ये ऐसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होनी चाहिए, तो देखते जाओ, कोई बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
जो चीजें याद रखनी है मैं आपको अपने आप बताता जाऊंगा, उनके ऊपर आप बहुत फोकस करें। तो यहां पर क्या होगा, इनमें से कोई भी एक हाइड्राइड ले लो MH टाइप का, इसकी रिएक्शन आप वाटर से करवाओ तो ये क्या बनाएगा, वापस से MOH एक बेस, साथ में ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा। तो इनकी रिवर्ट रिएक्शन होती है। अगर आप हाइड्राइड्स को वाटर में डिसॉल्व करो तो एक बेसिक सोल्यूशन मिलेगा अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। थर्ड चीज अगर आप इनकी स्टेबिलिटी की बात करो, थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ दीज हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप due to increase in size of alkali metal ion। यानी अगर आप LiH से लेकर CSH तक मूव करो तो देखो जो आपका कैटायन है इसका साइज बढ़ता जा रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होती जाएगी तो यहां पर LiH सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर कौन होगा आपका NaH, फिर KH, फिर RBH और फिर कौन होगा CSH। तो ये इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। LiH थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जबकि CH थर्मली क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। और देखो सिंस ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ये क्या कर सकते हैं, डीकंपोज होने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। ठीक, तो अगर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो सामने वाले सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकती है। तो ये हाइड्राइड्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकते हैं, और जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो अगर आप इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर देखो तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, LiH लीस्ट रिड्यूसिंग होगा, फिर NaH, फिर KH, फिर RBH और सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा, CSH, क्योंकि ये बॉन्ड वीक हो चुका है और अभी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आसानी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करके सामने वाले कंपाउंड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। तो एक और छोटी सी प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ये मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उनके रेस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये हाइड्राइड्स आयनिक होते हैं और पानी में डिसॉल्व करने पर ये एक बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन दैट इज रिएक्शन विद वाटर। देखो रिएक्शन विद वाटर में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और ये सारी की सारी मेटल्स वाटर के साथ एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। बहुत विगरसली लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, साथ में उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाटर के साथ इनकी रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि ये मेटल्स फायर कैच कर लेती हैं। आपने सुना भी होगा लेबोरेटरी में हम सोडियम को पानी के साथ कांटेक्ट में नहीं लाते, क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और वहां पर फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि दीज मेटल्स react vigorously with water releasing हाइड्रोजन गैस। तो इनमें से आप कोई भी मेटल ले लो, ये मेटल वाटर से रिएक्ट करेगी और रिएक्ट करके क्या बनाएगी, MOH अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक, और साथ में क्या होगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब इंपॉर्टेंट है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप बढ़ेगी। अलग अलग मेटल्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। ठीक,
तो जो लिथियम होता है, लिथियम ये स्लोली रिएक्ट करता है, इसकी रिएक्शन इतनी विगोरस नहीं होती है, so लेस विगोरस रिएक्शन इसकी होती है। ऑल्दो ये भी रिएक्टिव है, लेकिन और मेटल से कंपेरिजन में इसकी रिएक्शन लेस विगोरस होती है। सोडियम, सोडियम क्या होता है? सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली एंड कैचेस फायर। ये तो सीधा पानी में डालते ही इसमें आग लग जाती है, आग। वहीं अगर आप पोटेशियम की बात करो, रिएक्टिविटी बढ़ गई है, पोटेशियम बर्न्स विथ फ्लेम। अगर आप पोटेशियम मेटल को डायरेक्ट पानी में ड्रॉप कर दो तो ये फ्लेम के साथ बर्न होना शुरू कर देता है। वहीं पर अगर आप रुबिडियम और सीजियम की बात करते हो, दीज आर एक्सप्लोजिव इन नेचर। अगर आप इनको पानी में डाल दो तो सीधा का सीधा क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है, कि जैसे आप मेटल को वाटर में डिसॉल्व करोगे बहुत हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। वैसे अगर मैं एक लॉजिक की आपसे बात करूं तो लिथियम को पानी में डालने पर, आपने अभी भी पढ़ा था कि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। Li+ आयन हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी। तो फिर एक्सप्लोजन तो लिथियम के केस में होना चाहिए भाई। पानी में डालते ही अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर ये और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा विगरस होनी चाहिए, और एक्सप्लोजन इसके केस में भी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। इसका रीजन एनर्जी नहीं है, इसका रीजन है रिएक्शन की रेट। लिथियम साइज में छोटा मेटल है, इसके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, इसकी जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ वो स्लो होती है, और बाकी अल्कली मेटल्स की रिएक्शन क्या होती है वाटर के साथ? फास्ट होती है। तो रिएक्शन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, एक्सप्लोजिव पावर भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो आप ध्यान रखना, लिथियम रिएक्ट्स स्लोली विद वाटर ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, एंड therefore its reaction is less vigorous in spite of its high hydration energy। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, इस पे आप ध्यान दें। देखिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है कि भाई लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इन मेटल्स में सबसे ज्यादा होती है, फिर भी इसकी वाटर के साथ रिएक्शन स्लो है, ये उतना विगोरसली रिएक्ट नहीं करता है जितना बाकी अल्कली मेटल्स करती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन रेट बहुत स्लो होती है, जबकि इनकी रेट बहुत फास्ट होती है। तो बहुत तेजी से रिएक्ट करके ये एक विगरस रिएक्शन शो करते हैं, जबकि लिथियम इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। कॉपी करो। फिर बात करते हैं इनकी रिएक्शन विद हेलोजेंस के साथ, कि हेलोजेंस से कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर देखो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद हैलाइड्स। रिएक्शन विद हेलोजेंस। देखो, सारी अल्कली मेटल्स हेलोजेंस से रिएक्ट करती हैं और उनके रेस्पेक्टिव हैलाइड्स फॉर्म करती हैं। रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है, M आपका मेटल होगा, वो हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा और MX टाइप के हैलाइड्स ये फॉर्म करते हैं। तो 2M + X2 गिव्स 2MX। यहाँ पे मेटल, सारी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, और सारे हेलोजेंस ये रिएक्शन शो करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। तो ऐसा कोई नहीं जो रिएक्ट नहीं करता, और सबके सब रिएक्ट करते हैं और MX टाइप के ये आयनिक हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। बात नंबर 1, ठीक। बात नंबर 2 जो हम लिथियम के लिए करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Li हैलाइड्स, जो लिथियम के जो हैलाइड्स हैं, इनमें देखो LiF तो क्या होता है, ये तो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, लेकिन LiCl, LiBr और Li
ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, ये प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। तो इस चीज पे आपको बहुत फोकस करना होगा, आयनिक और कोवलेंट नेचर के ऊपर। LiF प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, जबकि LiCl, LiBr और LiA क्या होते हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li, जो आपका Li प्लस आयन है, तो ये Li प्लस क्या करता है, हेलोजन के इलेक्ट्रॉन, मान लो Cl माइनस है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पोलराइजेशन ज्यादा करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स। आपको याद है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल पढ़ाए थे, नहीं पढ़े तो आप मेरा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख लेना, उसमें फजान्स रूल मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां समझाया हुआ है कि कैसे पोलराइजेशन होता है और क्यों पोलराइजेशन की वजह से आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ Li प्लस it polarizes the electron cloud on halogen atom and becomes covalent। तो आप ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, ये आपसे कभी पूछा सकता है। LiF आयनिक होता है, जबकि इसके बाकी हैलाइड्स कैसे होते हैं, नेचर में प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं। फर्दर सिर्फ लिथियम के हैलाइड्स की हमने बात की, अगर हम बाकी हैलाइड्स की बात करें तो बाकी हैलाइड्स का आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होता है। तो आयनिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन। अगर आप लिथियम से लेकर सीजियम तक मूव करो तो देखो LiX सबसे ज्यादा कोवलेंट होता है, क्योंकि Li प्लस आयन की पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा। LiX के बाद NaX, फिर KX, फिर RbX और फिर CSX। तो डाउन द ग्रुप मूव करने पर इन हैलाइड्स का आयनिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि पोलराइजेशन की टेंडेंसी क्या होती है, कम। कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, कैटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करने की पावर क्या होती जाएगी, कम, और इसलिए इस बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये कि इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, इंक्रीज। फोर्थ एंड छोटी सी लास्ट प्रॉपर्टी और जो आपको डिस्कस करनी है, ठीक, यहां पर क्या होता है, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो पॉली हैलाइड्स भी बना सकते हैं, ठीक। तो हैलाइड्स ऑफ पोटेशियम, सीजियम कैन ऑल्सो फॉर्म पॉलीहैलाइड्स। पॉलीहैलाइड्स कैसे, जैसे KI की रिएक्शन आप फर्दर I2 से करा दो तो ये बना लेता है KI3, K प्लस और I3 माइनस। ये एक आयनिक पॉलीहैलाइड है, क्योंकि यहां पर हेलोजन एक से ज्यादा है। सेम इस तरह अगर आप सीजियम ब्रोमाइड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ Br2 से करवाओ तो ये CsBr3 टाइप के पॉलीहैलाइड फॉर्म करते हैं। ये पॉलीहैलाइड्स भी आयनिक होते हैं, यहां पर Cs प्लस कैटायन और Br3 माइनस क्या होता है, एनायन होता है। तो कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं जो आपको इनके हैलाइड्स के बारे में पता होनी चाहिए। लिथियम के हैलाइड्स LiF प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, जबकि LiCl, LiBr ये सब के सब कैसे होते हैं, कोवेलेंट। एल्कली मेटल्स में आयनिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। और तीसरा, आपको कभी कभी पोटेशियम और सीजियम के पॉलीहैलाइड्स लिखे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्म होते हैं जब आप इन हैलाइड्स की रिएक्शन फर्दर हेलोजन से करवाते हो तो ये अपने आयनिक पॉलीहैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये थी अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन विद हेलोजेंस। इसके और डिस्कस करते हैं इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप बहुत ध्यान से पढ़ना भी और याद भी रखना, ये डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। सारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं और साथ साथ वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो सिक्स्थ जो अपनी प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ठीक,
सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, जिसमें आपको बताया सारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं और लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर एक ये डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं। क्या सोल्यूशन बनाते हैं? डीप ब्लू कलर। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां पर लिखना है वो यही है कि ऑल एल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड NH3 forming a deep blue solution। ठीक, तो एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक, क्यों फॉर्म करते हैं वही बात करूंगा। दूसरा, इनका डिसोल्यूशन होता कैसे है? देखो आपके पास कोई भी एल्कली मेटल है M, ठीक, यहां पर M लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम हो सकता है। ठीक, इस M को जब आप लिक्विड अमोनिया में, तो इसको हमको जैसे लिखते हैं, देखो X प्लस वाई NH3। X प्लस वाई NH3 क्यों लिख रहा हूं? यहां पे क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसकी वजह से हम लिख रहे हैं कि NH3 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर क्या होता है, देखो सोल्यूशन के अंदर दो चीजें बनती है। एक, ये एल्कली मेटल अमोनिया के साथ फॉर्म होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कैटायन कॉम्प्लेक्स, कैटायन इस टाइप का, और साथ में कुछ जो एल्कली मेटल है ये M एल्कली मेटल सोल्यूशन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा कुछ इस टाइप का E माइनस NH3Y। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बनी, ये बताता हूं ये क्या होती है। इसे हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और इसको हम बोलते हैं अमोनिएटेड कैटायन। अमोनिएटेड कैटायन। तो ये दो चीजें फॉर्म होती है जब आप किसी भी एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो। वो एल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव सेंटर है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो इस नेगेटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है? अमोनिया के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो देखो नेगेटिव, यहां इलेक्ट्रॉन लोल पे नेगेटिव को रिपेल करते हैं। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से सराउंड करना शुरू करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन एटम इस इलेक्ट्रॉन की तरफ ओरिएंटेड होता है लाइक दिस। और इस तरह से एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स इस इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे और इस सराउंडेशन की वजह से ये स्पीसी बनती है और स्पीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इस सोल्यूशन का ये जो डीप ब्लू कलर है वो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है। होता क्या है, जब लाइट इस पे गिरती है तो ये सर्टेन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जब वो वापस नीचे आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, तो जो वेवलेंथ एमिट होती है वो ब्लू रीजन में लाई करती है और इसीलिए हमें सोल्यूशन का कलर कैसा दिखाई देता है? डीप ब्लू। तो आप चीज ध्यान रखें कि दिस ब्लू कलर ऑफ सोल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन is due to this ammoniated electron। ठीक, तो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इस सोल्यूशन का कलर डीप ब्लू हो जाता है। और एक और चीज, द सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ड्यू टू दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक तो सोल्यूशन का कलर कैसा होता है? डीप ब्लू, और फर्दर ये जो आपका सोल्यूशन है ये नेचर में कैसा हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। आई बात समझ में? तो ये एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। सारे एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होकर एक डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाते हैं और वो सोल्यूशन किसकी वजह से होता है? इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कलर ब्लू होता है और फर्दर ये सोल्यूशन नेचर में कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास है इसलिए यहां पर पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ये शो करेगा। कॉपी करो।
हो गया कॉपी। तो फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको सोल्यूशन कह रहे हैं मैं बता दूं, ठीक है। मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ऑल एल्कली मेटल्स will form a blue solution, ठीक, with liquid ammonia, ठीक। Second point, this solution is homogeneous in nature, and its density is less than the density of liquid ammonia, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो डीप ब्लू सोल्यूशन बनेगा इसकी डेंसिटी लिक्विड अमोनिया की डेंसिटी से कम होती है। तीसरा जो आपने भी डिस्कस किया है, द सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दिस सोल्यूशन कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस सोल्यूशन की जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की फॉर्म में पूछी जा सकती है, ठीक। तो ब्लू सोल्यूशन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, डेंसिटी लिक्विड अमोनिया से कम होती है, और ये सोल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कली मेटल्स विद सम इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। आपने एयर के साथ रिएक्शन देखी, वाटर के साथ रिएक्शन देखी, आपने हैलाइड्स फॉर्म किए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ठीक। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं तक कंप्लीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, एक दो कंपाउंड्स हम उनको डिस्कस करेंगे, और उनके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।